हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 एंड दैट्स नाम इज़ फिजिकल वर्ड। तो आज फिजिकल वर्ड एक चैप्टर है जो फर्स्ट ही चैप्टर है क्लास 11 का, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सर क्यों स्टार्ट करने? हम नहीं पढ़ना चाहते। सर क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो आप? पढ़ना पड़ेगा तुम्हें क्लास 11 में। क्यों? बोर्ड में पास होना है? हाँ होना है। नीट में पास होना है? हाँ होना है। तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो फिर फालतू की बातें बिना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड मीन्स भौतिक संसार। फिजिकल वर्ड ये फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो सर ये फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो? अरे फालतू की चीज़ें कैसे हुई है? क्योंकि अभी तुम्हें पता चलेगा ये फालतू की चीज़ें या नहीं है। ये ही मेन इंपॉर्टेंट बेस है जिसके बाद में फिजिक्स स्टार्ट करनी चाहिए या साइंस पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो फिजिक्स के बारे में बात करें उससे पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साइंस के बारे में थोड़ी बात करी जाए। वाई? क्योंकि ये जो फिजिक्स है ये साइंस की ही ब्रांच है। साइंस की कौन कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तुम्हारी सहूलियत के लिए इतना बता देता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, क्योंकि साइंस ही इनकी मम्मी है। यदि साइंस इनकी मम्मी हुई तो साइंस की बात करना ज़रूरी है। तो साइंस डेराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। छी कैसी बात कर रहे हो सर? लैटिन? अरे लैटिन एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज लैटिन तुम क्या समझ बैठे? लैटिन बोला मैंने, लैटिन। तो लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। उस लैटिन वर्ड था वो था साइंटिया। लैटिन वर्ड था साइंटिया, जिससे जन्म हुआ किसका? जिससे डेराइव हुआ ये वर्ड साइंस। और लैटिन वर्ड साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना। किसी चीज़ को जानना वही होता है साइंटिया। तो साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिससे कि साइंस वर्ड डेराइव हुआ है। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना। तो साइंस का मतलब क्या हुआ? टू नो, जानना। तो साइंस का एम नीट का एग्ज़ाम और 12th के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम पास कराने का इनका एम नहीं है। तो इसका एम क्या है? फिजिक्स का एम क्या है? साइंस का एम होगा वही फिजिक्स का एम होगा। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स है वो साइंस का बच्चा है, साइंस का ही पार्ट है। तो फिजिक्स का एम क्या हुआ फिर? टू नो, जानना। अब ये बात अलग है, साइंस का मतलब तो हो गया टू नो, जानना। तो फिजिक्स का मतलब क्या जानना? केमिस्ट्री का मतलब क्या जानना? बायोलॉजी का मतलब क्या जानना? तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का मतलब तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या जानना, मैं बताता हूँ फिजिक्स का मतलब। फिजिक्स का मतलब क्या जानना हुआ। तो फिजिक्स की बात, साइंस समझ आई। अच्छा, साइंस ओरिजिनेट कैसे हुई थी? साइंस के पीछे क्या थ्योरी थी? देखो, ह्यूमन बीइंग जैसे कि तुम भी हो, हमेशा उसके बारे में जानना चाहते हो, है ना? जानना चाहते हो रोल नंबर कितना है उसका, क्लास में कहाँ पर बैठे, जानना। यू हैव द क्यूरियोसिटी। आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है ना कि आप जानना चाहते हो इसके बारे में। मतलब ये टेंडेंसी ह्यूमन बींग्स की क्या, कि वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। तो ऐसी ये साइंस कैसे ओरिजिनेट हुई कि लोग जानना चाहते थे ये तारे कैसे टिमटिमाते हैं, ये बरसात कैसे होती है, ये बादल कैसे उमड़ते हैं, ये नेचर कैसे काम कर रही है, वाटरफॉल कैसे गिर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, ये सारी चीज़ों को जानना चाह रहे थे। तो जानते 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 जान लिया इन्होंने कि जानना कितना इम्पोर्टेंट है। जानते जानते जान गए कि जानना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जानना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नीट का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, ये तो सिर्फ बताए ताकि तुम्हें साइंस जान सको आराम से और उनका अप्लाई कर सको, इसलिए ये एग्ज़ाम है। लेकिन साइंस का और फिजिक्स का क्या एम है बच्चों? इसका एम है टू नो, जानना। तो फिजिक्स में किस चीज़ की जानने की बात, ये बात समझ आई ना कि साइंस कैसे ओरिजिनेट हुई थी कि लोग जानना चाहते थे कि फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, यदि कोई लॉजिक है भी या नहीं। यदि लॉजिक है तो क्या उससे कोई पैटर्न बनाया जा सकता है? क्या पैटर्न बना सकते हैं? तो पैटर्न बनाए भी गए कि अर्थ कितना कैसे रोटेट करती है, कितने डिग्री पे ये झुकी हुई है अपनी एक्सिस से, और कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। बाकी और भी जितनी प्रोसेस हो रहे हैं उनके, फिर बहुत सारे नेचर में कुछ सिस्टम है क्या, उन सिस्टम को डिफाइन किया गया, उनको लॉज में कन्वर्ट किया गया। उन लॉज से फिर नई नई एप्लीकेशंस आई उनके, जैसे लॉ, बेसिक लॉज जान लिए। फिर बेसिक लॉ को जानने के बाद उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपने बेनिफिट के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रही, जिससे साइंस का जन्म हो गया, साइंस ओरिजिनेट हो गई। फिर साइंस को मैंने बताया कि तुम्हारे लिए 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज बात करते हैं फिजिक्स की।
आज बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स 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 तो फिजिक्स का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ laws, the study of laws and principles, laws and principles which governs the universe, which governs the universe। तो फिजिक्स स्टडी होती है उन लॉज की और प्रिंसिपल की जो कि यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं नेचर को गवर्न कर रहे हैं, यूनिवर्स के नेचर को गवर्न कर रहे हैं। तो नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं बच्चों आपके आसपास, वो उनके लॉज और प्रिंसिपल को यदि स्टडी करते हैं वो आता है फिजिक्स के अंडर। ठीक है, फिजिक्स भी डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। साइंस किससे डेराइव हुआ था? लैटिन वर्ड से। ये डेराइव हुआ ग्रीक वर्ड से। और ये ग्रीक वर्ड होता है, ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है कि नेचर, इसका मतलब होता है फिजिक्स से ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है जिसका मतलब होता है NATURE, नटूरे। नटूरे क्या होता है? ये नटूरे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये नटूरे भटूरे का छोटा भाई होता है। ये आप अपने माइंड में याद रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अरे नहीं, जस्ट जोकिंग। नटूरे नहीं, ये है नेचर, नेचर है। तो ये नेचर की स्टडीज़, तो ये जो वर्ड है फिजिक्स वो डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। उस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है नेचर। तो फिजिक्स के अंदर अपन नेचर की स्टडी करते हैं। सिंपल एज पॉसिबल ये बता दी मैंने। इसकी डेफिनेशन देनी हो तो ऐसे, इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल विच गवर्न्स द यूनिवर्स और नेचर। तो फिजिक्स के अंदर उन लॉज की स्टडी करते हैं। ये लॉज वही लॉज है, मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, वो वाले लॉज है। तो इसके अंदर कौन से लॉज की और प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं जो कि अपने नेचर को चला रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स के अंडर आते हैं। क्योंकि फिजिक्स वर्ड डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है नेचर। तो ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये बताओ फिजिक्स को पढ़ें क्यों पढ़ें इस फिजिक्स को? क्योंकि आपने यदि वो लॉज और प्रिंसिपल पढ़ लिए, देन you can easily tell that how things happens, जो चीज़ें हो रही हैं अपने नेचर में वो कैसे हो रही हैं, एंड वाई थिंग्स हैपन्स, और क्यों हो रही हैं। हाउ एंड वाई, नेचर में जितने भी फिनोमिनन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, आप ये बता पाओगे। यदि आप ये बता पाओगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आप नंबर 1 आप लॉज को समझ सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ पाओगे कि ये लॉज कैसे वर्क कर रहे हैं। नंबर 1 अंडरस्टैंड। नंबर 2 you can predict the future, it is future, you can predict the future। नंबर 1 आपने फिजिक्स पढ़ी तो आप जान पाओगे कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। फिर आपने वो चीज़ें जान ली तो उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाओगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बच्चों आप जाते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, जाते हो ना? नहीं सर हम नहीं जाते, तो नीट की तैयारी करते हैं, लास्ट में पेपर। अरे ऐसा नहीं करना, पढ़ने जाते हो ना स्कूल? हाँ ये बोलो जाता हूँ। हाँ जाते हो, मान लिया जाते हो। तो जाते हो आप, तो आप गए, फर्स्ट डे आपका स्कूल में था, आपके घर से कुछ डिस्टेंस पे स्कूल रहा होगा। तो आपके पापा आपको टिफ़िन देने आते थे डेली लंच टाइम पर, बिल्कुल आ जाते थे। ठीक है, तो एक दिन फर्स्ट डे आपके पापा ने बताया कि मैं 12:10 पे निकला था और अगले दिन मैं अगले दिन नहीं, उसी दिन टिफ़िन तो उसी दिन पहुंचेगा ना, तो 12:10 पे निकला था और 12:20 तक मैं यहाँ पे आ गया। तो आपने बताया कि ठीक है पापा आपको 15 मिनट लगती हैं। तो आपने एक पैटर्न सेट कर लिया। आपका लंच होता था
12:30 पर। तो आपने कहा कि पापा आप इतनी जल्दी क्यों निकलते हो, आप मतलब एकदम उसी टाइम पे निकला करो जिस टाइम पे आप पहुंच जाओ। तो बताओ कितने पे निकले हो, 12:10 पे। तो 12:10 पे निकले, 12:30 पे इजीली पहुंच जाएंगे। ये आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया ना। आपको एक पैटर्न पता चल गया। ये पैटर्न कैसे पता चला होगा, देखो कैसे पता चलता है ये, कि जैसे आपके पापा जी आते होंगे, वो किसी वेलोसिटी से आते होंगे, पर्टिकुलर वेलोसिटी से आते हैं, चल के आते हैं, तो आपको वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है, वेलोसिटी पता चल गई। तो आप ये, और डिस्टेंस आपको पता ही है स्कूल से, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपने डायरेक्ट पता किया कि इतना टाइम लगता है। तो वो टाइम कैसे आया होगा कि आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है, तो वहाँ से आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया और आपने बता दिया कि पापा आप 20 मिनट में पहुँच जाते हो, तो 12:10 पे निकला करो, 12:30 पे आ जाओगे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट हो गया ना। अब आपने फ्यूचर बता दिया ना कि पापा को 20 मिनट लगती हैं, तो उनको इतने पे निकलना चाहिए। ठीक है, आपने पैटर्न को समझा और पैटर्न के समझ के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। लेकिन अब देखते हैं कि एक दिन आपके पापा जी किसी काम से गए हुए थे, आपकी मम्मी जी आपको टिफ़िन देने आई, मम्मी जी टिफ़िन देने आई और पापा जी भी टिफ़िन देने आते थे, लेकिन अब टिफ़िन देने आ रही हैं आपकी मम्मी जी। तो मम्मी जी घर से निकली, मम्मी जी घर से निकली, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और रास्ते में था उनकी फ्रेंड का घर। तो दूसरी आंटी जी मिल गई, आंटी जी मिल गई, आंटी जी, और आंटी जी कुछ बात करना चाहती थी मम्मी से। तो मम्मी वहाँ पे बैठी थोड़ी देर और 12:10 पे निकली थी, क्योंकि उनको जैसा कि पता था कि पापा 20 मिनट में पहुँच जाते, तो मैं भी 20 मिनट में पहुँच जाऊँगी। लेकिन वो पहली आंटी के पास ही 20 मिनट बैठ गई। फिर उन्हें लगा कि मैं तो लेट हो जाऊंगी, फिर उन्होंने तेज तेज चलना चालू किया। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही एक आंटीज़ का ग्रुप बातें कर रहा था, आंटी, कई सारी आंटी खड़ी हुई थी, वो आपस में कुछ बातें कर रही थी, तो मम्मी पे रुका नहीं गया, वो उनकी बातों में इन्वॉल्व हो गई, इस बात को भूलते हुए कि मुझे टिफ़िन टाइम पर पहुंचाना है, इस बात को भूलते हुए ग्रुप इन्वॉल्व। ठीक है, और यहाँ पर उनके 45 मिनट्स चले गए। तो बच्चों 20 मिनट यहाँ पे, 45 मिनट यहाँ पर, तो बच्चों पूरा टाइम 20 मिनट जो यहाँ पर आपको आने में लगते थे आपके पापा को, वो तो फर्स्ट मीटिंग में ही खलास कर दिए मम्मी जी ने, आंटी से बात कर। फिर नेक्स्ट 45 मिनट्स और चले गए। तो अब बच्चों टोटल कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट प्लस 45 प्लस 20 मिनट जो ओरिजिनली लगने चाहिए थे, और ये एक्स्ट्रा बातों में चले गए। तो अब आपको जो टिफ़िन मिलेगा वो लंच टाइम पे तो नहीं मिल पाएगा, वो आपको मिलेगा बच्चों जब आप स्कूल से छुट्टी होने वाली होगी आपकी, तब आपको टिफ़िन मिल पाएगा। तो आप कहोगे कि मम्मी ऐसा है कि मैं लंच तो नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, तो इस टिफ़िन में से घर जाके खाना खा लूँ। समझ गए? तो ये बात थी, एक मजाक था बच्चों, एक मजाक था। मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो आप एक पैटर्न जान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे ले लिया मजाक के तौर पे कि यार आप मम्मी के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, बीच में आंटी जी आ गई तो बातों में पूरा टाइम चला जाएगा। तो ये बात समझ आ गई ना बच्चों, ये बात समझ आ गई होगी। तो फिजिक्स क्या है, एक वर्ड, फिजिक्स जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है नेचर। और फिजिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ लॉज एंड प्रिंसिपल विच गवर्न्स द नेचर और यूनिवर्स। तो फिजिक्स वो होता है, इसमें नेचर के जितने भी लॉज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्टडी करना, और इनकी स्टडी करने से क्या फ़ायदा होगा, अपने को पता चल जाए हाउ थिंग्स बिहेव्स, चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्यों काम करती हैं, वैसे ही क्यों काम करती हैं। यदि ये आपको पता चल गया तो उनका फ्यूचर बता सकते हो, यदि आपको पता चल गया ये कैसे काम करती है तो आप उनका फ्यूचर बता सकते हो। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया कि आप टिफ़िन वाला एग्जांपल, कि आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे इतने टाइम, इतनी वेलोसिटी से पापा इतनी डिस्टेंस में कवर कर लेते हैं, तो इतने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इतने टाइम पर। तो आपने फ्यूचर बता दिया कि इतने आपको इतने बजे निकलना चाहिए ताकि आप एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच पाओ। लेकिन मम्मी ने वो लॉजिक फेल कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहे अपन, बात कर रहे हैं नॉर्मल जो चीज़ें यदि नॉर्मली चले तब की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ आई, ये बात मेरे ख्याल से समझ आनी चाहिए। तो फिजिक्स समझ आई ना, फिजिक्स क्या होती है। अब ये तो हो गई फिजिक्स हम सब के लिए और आपके लिए और मेरे लिए। अब मेरे लिए स्पेशल क्या है फिजिक्स, तो मैं बता देता हूँ बच्चों। मैं क्या मानता हूँ, जावेद साहब की कुछ लिखी हुई लाइनें हैं, मैं वो बताता हूँ कि फिजिक्स मेरे लिए क्या है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो।
धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम ही खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आँखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरी दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, खोना भी तुम, हंसना भी तुम, रोना भी तुम सोना भी तुम और जगना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वही, तुम हो वहाँ, तुम हो वही, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम बिन तुम्हें कुछ। ये है मेरे लिए फिजिक्स। तो मेरे लिए फिजिक्स क्या है, ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, आ गई ही होगी। इतने 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 ज़्यादा कन्वेक्शन से मैंने तुम्हें बताया, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है बच्चों, ये है कि 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, 2 फंडामेंटल principles of physics। जो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स के, वो क्या हैं? नंबर 1 है, मतलब फिजिक्स को 2 तरह से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, चीज़ों को यूनिफाई करना, जोड़ना। तो यूनिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं अपने आसपास, उनको अपन एक अम्ब्रेला के अंदर फिट करना चाहते हैं। एक अम्ब्रेला के अंदर फिट कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पैटर्न चल रहे हैं, उनको एक लॉ से क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन से बच्चों, यदि मैंने ये पेन कड़कन ऊपर से नीचे फेंका गया नीचे, तो इसको मैं भी ग्रेविटेशन से डिफाइन कर सकता हूँ। मून जो अर्थ का चक्कर काट रहा है, उसको भी ग्रेविटेशन से डिफाइन कर सकता हूँ। सन के आसपास जितने भी प्लानेट घूम रहे हैं, उनको भी ग्रेविटेशन से डिफाइन कर सकता हूँ। और अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं, वो भी उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो उनको भी ग्रेविटेशन से डिफाइन। तो एक ग्रेविटेशन एक लॉ है, ये क्या है? एक लॉ। कौन सा लॉ? वही लॉ। कौन सा लॉ? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वही लॉ है, वहीं से ये लॉ है। समझ आया? लॉ मतलब बच्चों कन्फ्यूज मत हो जाना, लॉ मतलब नियम है, ये नियम है अपना। क्या लॉ है? ग्रेविटेशन एक लॉ है, और ग्रेविटेशन लॉ के अंदर ये सारे फिनोमेना मैंने एक ही लॉ से डिफाइन कर दिए, तो ये ग्रेविटेशन हो गया। तो ये यूनिफाई कर दिया ना इसने, बहुत सारी चीज़ों को एक ही लॉ से डिफाइन कर दिया, तो यूनिफिकेशन हो गया। नंबर टू फिजिक्स का जो मेथड होता है, वो होता है, मेथड से पहले इसका पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं यूनिफिकेशन का। दूसरा वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, वो मैक्सवेल साहब ने क्या किया? मैक्सवेल कौन से, वो क्रिकेट खेलते वो नहीं, ये साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया मैक्सवेल साहब ने, कि मैक्सवेल साहब ने एक इक्वेशन के थ्रू सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कंबाइंड कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जितनी भी चीज़ें थी, उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू उनको डिफाइन कर दिया। यदि एक इक्वेशन के थ्रू बहुत सारे लॉज को डिफाइन कर देंगे, तो ये क्या हो गया? यूनिफिकेशन समझ आया? अब दूसरा जो पढ़ने का तरीका होता है फिजिक्स का, वो होता है रिडक्शनिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों, चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये हटा दूं, ये मिटा दूं, इसको मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, तुमसे पूछ लिया मैंने तुमसे, तुमने बता दिया मुझे कि हाँ सर हटा दो, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। और मैं तुम्हें रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बच्चों देखो, एक एग्जाम्पल, प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। ये है कंप्रेशर। इसके बाद में है ये कंडेंसर। कंडेंसर के बाद में है ये एक्सपेंशन वाल्व। ये है एवापोरेटर। और ये आपका बन गया रेफ्रिजरेटर। तो मैंने ये रेफ्रिजरेटर बना डाला, तो लाइफ जिंग डाला। तो ये कंप्रेशर था, ये कंडेंसर था बच्चों,
और ये एक्सपेंशन वॉल था, ये आपका एक्सपेंशन वॉल था, और ये आपका इवोपरेटर था, इवेपोरेटर। अब बताओ बच्चों, यदि मुझे फ्रिज को या फिर रेफ्रिजरेटर को स्टडी करना है तो मैं इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करूँगा ताकि मुझे इजीली वो चीज़ें समझ में आ पाए, ताकि मुझे वो चीज़ें इजीली समझ पाए। तो मैं कंप्रेसर की स्टडी करूँगा अलग से, कंडेंसर की स्टडी करूँगा, एक्सपेंशन वॉल की स्टडी करूँगा और इवोपरेटर की स्टडी करूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, पर रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के बाद जाता है वो कंडेंसर के पास। कंडेंसर क्या करता है, इसको कूल करता है। कंडेंसर कूल करेगा, कूल करके पास हो जाएगा और जाएगा एक्सपेंशन वॉल में। और एक्सपेंशन वॉल का काम क्या होता है, इसका टेम्परेचर फर्दर डाउन करना, काफ़ी डाउन करना। उसके बाद में जाएगा वो इवोपरेटर के पास। इवोपरेटर वो कंपार्टमेंट होता है जो अंदर है, जो ठंडा कर रहा है एक्चुअली। तो इवोपरेटर का काम क्या होगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करना, हीट खींच लेता है ये। आपने जो भी सब्जी रखी, दूध रखा, कुछ भी रखा आपने फ्रिज में, उससे हीट खींच लेगा। यदि किसी चीज़ से हीट बाहर निकाल लोगे तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी, ठंडी ठंडी, कूल कूल। तो इसके इवोपरेटर के अंदर जो चीज़ें रखी होंगी वो ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल समझ लिया आपने। आपने कैसे समझा फ्रिज को, उसके अलग अलग कंपोनेंट को स्टडी करके। तो आपने उसको तोड़ा ना, तो तोड़ा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शनिज्म। रिडक्शन किया आपने इसका, ठीक है, बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ। आपने ये कंपोनेंट यदि समझ लिए, ये समझ लिया आपने, तो अब आप फर्दर अप्लाई कर सकते हो। फर्दर दूसरी जगह पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी इसका इन सारे कंपोनेंट का यूज़ किया था रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए, और इन्हीं का यूज़ करके आप बना सकते हो एयर कंडीशनर, एसी भी ऐसे बना सकते हो। जो रेफ्रिजरेटर में कंपोनेंट हुए हैं उनका यूज़ करके एसी। तो यदि आपने पार्ट्स में तोड़ के किसी चीज़ को समझा, तो यदि आपको ये पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट समझ आ गए, अब आप इंडिविजुअल इनको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ये भी तो आप डिसाइड कर सकते हो ना। तो ये चीज़ें समझ आ गई कि रिडक्शनिज्म में अपन तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ते हैं, और तोड़ तोड़ के पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि अब अपने को कहीं और भी अप्लाई करना हो तो अपन उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ बायोलॉजी से। सर बायोलॉजी से क्यों उठा रहे हो, आप तो फिजिक्स पढ़ा रहे हो ना। हाँ बिल्कुल बच्चों, मैं पढ़ा तो फिजिक्स ही रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स इज़ द पार्ट ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइंस। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्लावर का, फूल का। जो तुम हो फूल हो ना बच्चों, तुम कौन से, ये वाले। तुम क्या समझ बैठे, मैं बोल रहा हूँ ये वाले फूल हो तुम, ये वाले फूल हो बच्चों, प्यारे प्यारे फूल हो, प्यारे प्यारे फूल हो तुम अपने आप को कम क्यों आंक लेते हो, अपने आप को वो फूल समझने लगे क्या तुम, FWR। नहीं, वो नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं, बोला ना। तो मैं बोल रहा हूँ आप फ्लावर हो, प्यारे प्यारे फूल हो। तो यदि फ्लावर को स्टडी करना है तो बायोलॉजी में कैसे स्टडी करते हैं, उसके पार्ट्स अलग अलग पढ़ते हैं। लीव्स की स्टडी हो जाएगी एक, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेमन, एंथर, पोलन ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग स्टडी करोगे तो एक कंप्लीट फ्लावर कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे जो पोलन ग्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यदि आपको फ्लावर को स्टडी करना है, फ्लावर को, तो आपने उसको पार्ट्स में तोड़ लिया, उसको पार्ट्स में तोड़ लोगे तो आप स्टडी कर पाओगे उसकी इजीली, समझ आया। तो ये भी रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल है, ये भी रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल है। और रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल देखते हैं थर्मोडायनामिक्स। वैसे थर्मो और डायनामिक्स में डी स्मॉल ही आएगा क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है, तो डी स्मॉल मैंने नहीं लिखा, मैंने बड़ा लिख दिया, दो पार्ट में उसको डिवाइड करें। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में अपन स्टडी किसकी करते हैं, हीट की, टेम्परेचर की, स्पेसिफिक हीट, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी स्टडी इसमें करी जाती है। लेकिन इसमें जो बात करते हैं बच्चों वो ऐसे हीट और टेम्परेचर इनकी बात करेंगे। लेकिन इसको यदि तुम्हें ढंग से समझना है कि हीट आखिर आई कहाँ से, टेम्परेचर आखिर आया कहाँ से, तो इसको पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी में। अच्छा, तो यदि आपने थर्मो को तोड़ दिया काइनेटिक थ्योरी में, तो ये भी एक रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल हुआ। आपने क्या किया, जैसे हीट को टेम्परेचर को समझा, तो हीट टेम्परेचर कहाँ से आया,
इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स में कुछ मूवमेंट्स हो रही होंगी, मोशन हो रही होंगी, चल रहे होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, टेम्परेचर राइज होने की वजह से हीट जनरेट हो रही होगी। तो आपने क्या किया, उसको मॉलिक्यूल्स लेवल पे तोड़ दिया और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना स्टार्ट किया, ताकि आपको पता चले कि आखिर ये टेम्परेचर और हीट ये बल्क फिनोमेना है, ये कहाँ से आ रहे होंगे, कि ये मॉलिक्यूल्स के मोशन से आ रहे होंगे, और उस मॉलिक्यूल्स के मोशन को आप पढ़ते हो काइनेटिक थ्योरी के अंडर। ये बात समझ आई। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना चाहा तो आपने उसको तोड़ दिया, फर्दर रिडक्शन कर दिया, ताकि आप उसको इजीली समझ पाओ। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो रिडक्शनिज्म समझ आ गया, रिडक्शनिज्म समझ में आ तो जाना चाहिए बच्चों, आ तो आपको जाना चाहिए, मैंने कोशिश तो पूरी करी है। फिर उसके बाद में एक टॉपिक का छोटा था जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन whom, you and her or you and him. No, we are not talking about that relationship, we are talking about relationship between physics and mathematics। फिजिक्स और मैथ में क्या क्या रिलेशन है बच्चों? तो बात ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, जैसे तुम उसके बिना इनकम्प्लीट हो, वैसे ही फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। एक को चलना है तो दूसरे को आना ही पड़ेगा, दूसरे को चलना है तो पहले आना ही पड़ेगा। तो इस टाइप की कुछ बातें हैं, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बस आप इतने एक लाइन में इसको सुलटा दिया मैंने कि इसमें क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है इसके स्कोप ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स? स्कोप का मतलब है कि आप फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। फिजिक्स में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़नी है मैकेनिक्स। कौन सी निक्स? मैकेनिक्स। उसके बाद में बच्चों आप स्टडी करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में स्टडी करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और लास्ट में स्टडी करते हो आप ऑप्टिक्स। ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर 2-4 चैप्टर के नाम बता देता हूँ। मोशन, पावर, वर्क एंड एनर्जी, इन चीज़ की स्टडी करोगे। ठीक है। रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, अच्छा डूबी जाऊँ तेरी आँखों के मोशन में, ग्रेविटेशन की स्टडी करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मोटा मोटी पढ़नी है। और ऑक्सीलेशन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है तुम्हें, ये तुम्हें सिलेबस याद रखना। तो थर्मोडायनेमिक्स में बात करोगे हीट की, पहले टेम्परेचर, फिर हीट, फिर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो 3 होते हैं। कंडक्शन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र बता रहा हूँ, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस टाइप ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आप पढ़ोगे चार्ज क्या होता है, फिर कुरेंट क्या होता है, चार्ज एंड करंट क्या होता है बच्चों, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर इसके बाद में ऑप्टिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे ऑप्टिक्स के अंदर मैं आपको, ये 12th की चीज़ है बच्चों, और ये है 11th की। यहाँ पे आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन। रिफ्रैक्शन, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि टेलीस्कोप, और इसमें रिफ्लेक्शन बहुत सारी डिवाइस, रिफ्लेक्शन पे कौन सी डिवाइसेस बनती है, और
और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से नेचर की कौन कौन सी चीज़ें समझ में आती है। तारे टिमटिमा रहे हैं, टिम 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 टिम, ये क्यों टिमटिमा रहे हैं, ये क्यों टिमटिमा रहे हैं। और तारे टिमटिमाते हैं लेकिन प्लानिट टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। ये तो आपने 9th-10th में पढ़ लिया होगा, ये तो आपने 9th-10th में, लेकिन ये सारी चीज़ें अपन ऑप्टिक्स से समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स से। तो ये आपको चीज़ें समझ आ गई कि क्या स्कोप है फिजिक्स का क्या स्कोप है, मतलब फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिक्स को कितना ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है, कितनी बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये बात आपको समझ आती है कि नहीं आती है, आती है या नहीं आती है सर? हमको आती नहीं और आपकी जाती नहीं, क्या फिजिक्स। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप के बाद एक्साइटमेंट। फिजिक्स को पढ़ के कोई एक्साइटेड क्यों हो, तो एक्साइटेड होने के बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। नंबर 1 ये हो सकता है डेट सिंगल लॉ इज डिफाइनिंग सो मैनी थिंग्स, जैसे ग्रेविटेशन, सिंगल लॉ डिफाइनिंग सो मैनी एप्लीकेशन, सो मैनी थिंग्स। एक ग्रेविटेशन ने इतनी सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कोई चीज़ है फ्री फॉल, कोई गिर रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, प्लानेट के मोशन एक दूसरे के अराउंड कैसे हो रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक लॉ से, तो ये एक एक्साइटमेंट हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक लॉ से समझाई जा सकती हैं। हाँ समझाई जा सकती हैं, हाँ समझाई जा सकती हैं। तो ये एक अपने आप में एक्साइटमेंट हो गया। नंबर दो यू कैन कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। यदि आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप उनको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, और फर्दर एक्सपेरिमेंट में चेंज करके। जैसे आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे बॉल आपने फेंकी, आपने ज़मीन पे बॉल फेंकी और एक पर्टिकुलर हाइट तक वो वापस बाउंस बैक किया, उसने वापस बाउंस बैक कर दिया उसने। फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि इस फ्लोर पे बाउंस बैक हो रहा। आप थोड़ा बाहर के, बाहर मिट्टी थी, बाहर ऐसा फ्लोर नहीं था, तो आपने देखा कि वहाँ पे वो बाउंस बैक उतना नहीं कर रही जितने यहाँ पे कर रही थी। तो आपका दिमाग में कुछ चमका कि आखिर इस फ्लोर का कुछ रोल तो है, इसमें फ्लोर का कुछ रोल तो एक्सपेरिमेंट कर करके आपकी चीज़ें समझ में आई ना, कि मतलब फ्लोर का वो अपन पढ़ेंगे कॉलिजन पढ़ने वाले, उसमें पढ़ेंगे कि आखिर फ्लोर का क्या रोल होता है, कोफिशिएंट कौन सा वर्क करता है वहाँ पे। लेकिन आपको एक सवाल तो जनरेट हो गया ना दिमाग में कि इस फ्लोर पे जो एकदम पत्थर से बना हुआ है उसमें ज़्यादा बाउंस बैक कर रही है, मिट्टी में कम कर रही है, कीचड़ में तो बिल्कुल ही धंस जाती है उसको फेंकते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न, तो आपने एक्सपेरिमेंट किए तो आपको नई नई चीज़ें समझ आई, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो जिससे एक्साइटमेंट हो सकता है आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का मौका मिलता है। और बच्चों मैं टाइम बीच बीच में देखता रहता हूँ कि टाइम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस उतना ही है, वरना वो बंद हो जाएगा। और बच्चों क्या हो सकता है कि आप डेली लाइफ फिनोमिना समझने लगते हो, डेली लाइफ फिनोमिना आप समझने लगते हो। वापस ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप चीज़ों को फेंकते हो तो नीचे ही जाती, तो ये आप चीज़ें समझने लगते हो। ठीक है, यदि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कुछ ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास कर लोगे जो कि फिजिक्स तो नहीं जानते और आपको बना देंगे बेवकूफ़, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी बच्चों, जिसमें कोई बता रहा था कि कोई भी चीज़ें अपन ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, क्यों आती है। तो देखो इसका लॉजिक समझो, उनका लॉजिक समझो जो बता रहे थे। उन्होंने बोला कि आप पत्थर ऊपर फेंकते हो तो पत्थर किसका पार्ट है, अर्थ का, तो कोई जिसका पार्ट होता है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे सेब के लिए यदि बोले, जैसे सेब था, एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों आया, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग नीचे क्यों आया होगा, इसलिए आया क्योंकि जो सेब है वो एक तरह से बेटा हुआ अर्थ का। क्यों क्योंकि सेब बना कैसे, जब एक सीड को अर्थ के अंदर डाला, खाद पानी दिया, उससे पेड़ बना और पेड़ से सेब बना। तो सेब क्या हुआ, अर्थ ने उसको क्या दिया है, बर्थ दिया है। तो जिसको बर्थ दिया है तो अर्थ क्या होगी इसकी, मदर। तो बेटा अपनी माँ से ममता तो रखता ही है, ठीक है, बेटा अपनी माँ से ममता, तो आप उसको दूर फेंकना चाहोगे, मतलब अर्थ से दूर, तो वो दूर नहीं जा पाएगा, वो अपनी मम्मी के पास आएगा, लौट के आ जाएगा।
तो ये बात समझ आई। उनके लॉजिक देखो, लॉजिक कैसे कैसे आते। तो आपने साइंस नहीं पढ़ी हुई, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो उनकी इन बातों में विश्वास कर लोगे, लेकिन आपने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, साइंस को अच्छी तरह जानते हो, तो यू नो दैट इट इज़ ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप डेली लाइफ फिनोमेना जान पाओगे और किसी की बातों में इजीली नहीं आओगे। ठीक है, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। फिर फोर्थ है एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन देखते हैं कि आपने क्या किया कि एक पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका, वो तुरंत नीचे आ गया। फिर आपने एक कपड़े को ऊपर से नीचे फेंका, वो तुरंत नीचे आ गया। फिर आपने कपड़े को ऐसे खोल के ऊपर से नीचे फेंका, वो थोड़ा तुरंत नहीं आया। मतलब पत्थर के कंपेरिजन में जो कपड़ा पहले फेंका था वो ज़्यादा टाइम लेगा। फिर जो कपड़ा खोल के फेंका था वो और ज़्यादा टाइम लेगा। फिर आपने फेदर फेंकी ऊपर से नीचे, वो और ज़्यादा टाइम लेगी। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी तो सब पे सेम लग रही है, तो सबको सेम टाइम पर नीचे आना चाहिए था, टाइम सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब अलग अलग टाइम ले रहे हैं। तो अलग अलग टाइम ले रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता चल गई कि अच्छा ग्रेविटेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है, एयर का रेजिस्टेंस। एयर क्या रेजिस्ट करती है, चीज़ें नीचे आती हैं तो उनको रेजिस्ट करती है। तो एयर का रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया, मतलब जो चीज़ें आ रही हैं उसका सरफेस एरिया कितना है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। तो आपने इस चीज़ को, पैटर्न को समझा, और आपने इस पैटर्न को समझ के क्या बना दिया, पैराशूट। कौन सा शूट, पैराशूट। आपने पैराशूट बना दिया, ये चीज़ समझ आई, आपने अप्लाई कर दिया, मतलब एप्लीकेशन यहाँ पे समझ आ गई ना आपको। पैराशूट आप कैसे बना पाए, क्योंकि आपको चीज़ें पता थी, आपको बेसिक लॉज पता थे, लेकिन फिर आपने पता किया कि अच्छा इस बेसिक लॉ का यूज़ करके मैं पैराशूट बना सकता हूँ। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर में आपको कंप्रेसर पता था, इवोपरेटर पता था, और इवोपरेटर पता था, कंडेंसर पता था, और एक्सपेंशन वाल्व। ये सारी चीज़ें यदि आपको पता थी तो आपने फिर सोचा कि आप कैसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं इनको कैसे कंबाइंड करके कोई डिवाइस बना लूँ, ये चीज़ समझ आई। तो इससे अप्लाई कर दिया तो ये एप्लीकेशन हो जाएंगी इसकी। और फिजिक्स समझने का क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इफ़ यू वांट टू नो द फ्यूचर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। यदि आप फ्यूचर जानना चाहते हो तो आपको फिजिक्स समझनी पड़ेगी। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ वेरी फेमस साइंटिस्ट। ठीक है, ये बात समझ आई। यदि आपको फिजिक्स समझ आ गई तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, और यदि आपको फ्यूचर समझना है तो आपको फिजिक्स समझनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ आई। तो ये सारे एक्साइटमेंट है फिजिक्स की, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। एक्साइटमेंट हो गए ना फिजिक्स के एक्साइटमेंट हो चुकी हैं। अब आप यदि फिजिक्स की स्टडी करना चाहो तो फिजिक्स की स्टडी अभी आपने बताई दो तरह से कैसे कैसे हो सकती, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन एंड। और फर्दर फिजिक्स में जो मेन स्टडी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक में अपन लैब से लेके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ तक स्टडी करते हैं। मतलब जिन चीज़ों को आप इजीली देख रहे हो नेकेड आई से, उनको जैसे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फिजिक्स के, और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बड़ी बड़ी जैसे अर्थ के बहुत सारे जो भी अर्थ के आसपास जो भी प्लानेट है उनकी स्टडी कर रहे हो, सन की, मून की, ये सारी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी, ये सारी चीज़ें स्टडी अंडर आती हैं मैक्रोस्कोपिक के। तो अभी जितने भी मैंने स्कोप बताए थे ना आपको, स्कोप में जो चार चीज़ें बताई थी, मैकेनिक्स की बात करी, थर्मोडायनेमिक्स की बात करी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करी एंड ऑप्टिक्स की बात करी, ये सारे किसके अंडर आते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आते हैं। माइक्रोस्कोप में उन चीज़ों की बात करी जाती है जिनका डायमीटर, मतलब जिनकी जो डायमेंशन से बहुत कम है, नेकेड आई से देख नहीं पाओगे उनको। जैसे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी। जैसे स्टडी ऑफ फोटॉन,
फोटोन क्या होता है ये आपको नहीं जानना अभी, ये अपन पढ़ते जाएंगे जानते जाएंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी चीज़ें स्टडी जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे इन्वॉल्व होते हैं, इनको देख नहीं पाओगे आप, ये एटम। तो ये सारी चीज़ें, माइक्रो मतलब होता है बहुत स्मॉल, मैक्रो मतलब बड़ा, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बात समझ आई तुम्हें कि माइक्रोस्कोप में क्या स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक में क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आप तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। नया सेट देखते हैं, अभी तक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, और साइंस का मतलब होता है टू नो। साइंस क्या बताएगी कि सिर्फ जानो, चीज़ों को जानो, चीज़ों को जानना ही साइंस है। और यदि आप नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हो तो वो फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स क्या है? एक साइंस का ही पार्ट है। साइंस का मतलब होता है जानना, तो जानना फिजिक्स में जान सकते हो, केमिस्ट्री में जान सकते हो, बायोलॉजी में जान सकते हो। तो फिजिक्स एक स्पेशल ब्रांच है साइंस की नहीं, साइंस की, जिसमें अपन नेचर को जानते हैं। ठीक है, नेचर के लॉज और प्रिंसिपल को जानते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, बात सर आपकी 100% ठीक है। अब ये बात तो समझ आ गई फिजिक्स का मतलब। लेकिन फिजिक्स का मतलब तो सिर्फ जानना होता है, उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने रेफ्रिजरेटर बताया था, तो रेफ्रिजरेंट क्या है? एक एप्लीकेशन है ना। फिजिक्स तो क्या है? नॉलेज है और जानना है अपने को, लेकिन इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो बनती है टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी बनती है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस। और क्योंकि अभी अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स वो टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो बात समझ आई टेक्नोलॉजी। तो ये कैसे काम करती है देखते हैं। कई बार क्या होता है, दो शीट में मैं लिखता हूँ, न्यू फिजिक्स गिव्स न्यू टेक्नोलॉजी। आपने नई टाइप की फिजिक्स पढ़ी तो जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी बन सकती है। जैसे यू वर स्टडिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर, आप सिलिकॉन चिप्स की स्टडी कर रहे थे। सिलिकॉन चिप्स, ये कौन सी चिप्स हैं? वही चिप्स हैं जो 25 रुपये की आती है, इसमें हवा भरी रहती है। नहीं, वो चिप्स नहीं है। सिलिकॉन की स्टडी, सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो आपको मिल जाएगा पीरियड टेबल में, उसकी स्टडी कर रहे थे। और आपने जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर बना दिया, मतलब आपने स्टडी करी एक फिजिक्स की सिलिकॉन चिप्स की, और आपने इससे बना दी टेक्नोलॉजी, क्या? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना दी, जिनका यूज अपन लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इन सब में करते हैं। लैपटॉप, मोबाइल, इन सब में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि न्यू फिजिक्स गिव्स न्यू टेक्नोलॉजी। आपने नई फिजिक्स पढ़ी जिसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजी बन गई है आपकी। ठीक है, जैसे और नेक्स्ट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे। यू वर स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने ये फिजिक्स स्टडी करी और जिसकी वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन ये बन गए। वायरलेस कम्युनिकेशन, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। तो ये टेक्नोलॉजी आई। आप स्टडी कर रहे थे, मतलब फिजिक्स स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। तो यहाँ पे कैसे चल रहे हैं कि आप फिजिक्स की स्टडी करते जाओ तो नई टेक्नोलॉजी बनती जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI की स्टडी कर रहे थे, जिससे कि अल्टरनेट करंट मिल गया आपको, अल्टरनेट करंट बन गया। तो आप स्टडी कर रहे थे इस फिजिक्स की EMI की, और आपको मिल गया AC करंट। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि आप न्यू फिजिक्स पढ़ते जाओ तो उसकी मदद से आप नई टेक्नोलॉजी बनाते हो। ये नंबर 1 बात होगी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बीच का फर्स्ट रिलेशन ये होगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी बन रही है। दूसरा ये हो सकता है नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव्स न्यू फिजिक्स। आप आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने सुना है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि आपको चीज़ों की नीड है तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ऐसे ही ये चीज़ें ये बता रही कि आप नई टेक्नोलॉजी जानना चाहते थे तो आपने उसके लिए नई फिजिक्स पढ़नी पड़ी। जैसे पहले स्टीम इंजन चलते थे, स्टीम इंजन,
स्टीम इंजन थे बच्चों, उसमें क्या करते थे, कोयले को जलाते थे, कोयले से फिर पानी को गर्म करते थे, उस पानी को गर्म करते थे और पानी को गर्म करने से जो स्टीम जनरेट होती थी उससे इंजन चलाते थे। और उसमें चलाने के लिए उसकी एफिशिएंसी इतनी कम थी, एक पूरा कमरा भर के कोयला उसके अंदर डाल दोगे तब जाके वो कुछ डिस्टेंस कवर कर पाएगी, जो भी व्हीकल है अपनी वो, ठीक है। ये व्हीकल बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाती थी बहुत ज़्यादा कोयले के अंदर, मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। तो उस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए अपने को एक फिजिक्स पढ़नी पड़ी पूरी की पूरी ब्रांच, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते गए तो फिर आपने बना दिए हीट इंजन। और हीट इंजन बहुत टाइप के बना लिए अभी, जो वर्क करते हैं ऑटो साइकिल पर, डीजल साइकिल पर एंड डुअल साइकिल पर एंड गैस टरबाइंस पर। तो ये सारी चीज़ें हीट इंजन, मतलब आपने स्टीम इंजन से हीट इंजन बना देते क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कम थी, तो आपको एक फिजिक्स की ब्रांच पढ़नी पड़ी जिसका नाम था बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़नी पड़ गई। ये बात समझ आ गई आपको स्टीम इंजन। और जैसे आपको टीवी, जो पहले टीवी आती थी बहुत बड़ी सी मोटी सी ऐसी आती थी, और अभी कैसी एकदम पतली सी एलईडी टीवी आती हैं। तो आपको इनको मतलब इतनी मोटी टीवी को पतली टीवी बनाने के लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि आपको यदि न्यू टेक्नोलॉजी बनानी है तो आपको फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, या फिर बोल सकते हो कि न्यू टेक्नोलॉजी के लिए न्यू फिजिक्स जनरेट होती है। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई ना आपको? तो बात करते हैं इस चैप्टर के समापन की। तो आइए बच्चों साथ में मिलके इसमें इसकी समाप्ति की आहुति कुछ डाल देते हैं। तो समाप्ति की आहुति डालने के लिए आपको कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ। बेसिक फोर्सेस, ये लास्ट टॉपिक है इसका, बेसिक फोर्स। तो इसके अंदर 4 बेसिक फोर्स अपनी हो सकती हैं, 4 बेसिक फोर्स होती हैं। बाकी सारी फोर्स, जितनी भी फोर्स हैं, अट्रम सट्रम टट्रम बट्रम, जितनी भी देखते हो, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है कहीं पर, कंप्रेशन फोर्स स्प्रिंग के अंदर लग रही है, टेंसाइल फोर्स लग रही है, बहुत सारी फोर्सेज के नाम अनेक होंगे, लेकिन वो आएंगी इन चारों के अंडर ही। तो नंबर 1 बेसिक फोर्स है ग्रेविटेशन। अगर आप ग्रेविटेशन को बहुत ज़्यादा मानते हो, हाँ बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि उसका यूज़ बहुत है ना। नंबर 2 है वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नहीं है आप जो समझ रहे हो ना कि वीक के बाद स्ट्रॉन्ग ही आनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है F=G(m1m2)/r²। तो ये लगती है ग्रेविटेशन फोर्स लगती है 2 मास के बीच में। 2 मास के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है ग्रेविटेशन फोर्स, और 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका फॉर्मूला F=K(Q1Q2)/r²। इसका फॉर्मूला G(m1m2)/r²। ये बात समझ आई? ये बात समझ आ गई? ठीक है, आपको समझ आ जानी चाहिए। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज। एक मास यहाँ रखा हुआ है और एक मास आपके पास रखा हुआ है, आपके पास, लिटरली आपके पास, समझ रहे हो? आप कैमरे के उस पार हो, कहीं पे बैठे हो अपने घर पे, और मेरे पास एक मास रखा हुआ और आपके पास एक मास है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, जैसे कि वो तुम्हें अट्रैक्ट करती है या करता है जो भी। ऐसे ही ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो लगती है, बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक लगती है, ठीक है। और कैसी फोर्स है ये? अट्रैक्टिव, मतलब इसका काम अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्टिव ही लगेगी, रिपल्सिव नहीं लग सकती। 2 मास एक दूसरे को पास बुलाएंगे, दूर नहीं भेजेंगे। पास बुलाती है मुझको रुलाती है, पास बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी इसके अंदर 3। और 4th पॉइंट अपन इसमें ये भी बता सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि टाइम की वजह से ये कैमरा बंद तो नहीं हो गया मेरा।
नहीं बच्चों, कैमरा तो बंद नहीं हुआ है, तो मैं आ जाता हूँ वापस। इसमें नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको लगने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये लगती है रेयर केस में, इट इज़ ए रेयर फोर्स है। ये कब लगती है? सिर्फ बीटा डिके, जब बीटा टूटता है ना, बीटा जब डिके होता है, बीटा डिके होने के टाइम पर क्या होता है बच्चों, एक पार्टिकल जन्म लेता है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स के बीच में ही ये फोर्स लगती है। और ये फोर्स ये न्यूट्रिनो कब बनेगा? जब बीटा डिके होगा। तो ये रेयरेस्ट फोर्स है। जब बीटा डिके रिएक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे न्यूट्रिनो एक पार्टिकल बनता है, और न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है वही होती है अपनी ये वाली फोर्स। ये लगती है इतनी कम डिस्टेंस पर, 10⁻⁻15 मीटर, इतनी कम डिस्टेंस पर ये फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज हो गई। ठीक है। ये बात समझ आ गई ना आपको कि बीटा डिके होगा तभी लगेगी, क्योंकि बीटा डिके में न्यूट्रिनो एक पार्टिकल निकलता है। तो न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका नाम ही वीक है, इसका सिर्फ नाम ही वीक है। एक्चुअली में सबसे वीक ग्रेविटेशन फोर्स है, एक्चुअली में सबसे वीक ये है वीकेस्ट। इसके नाम में वीक है, तो आप वीक पे मत चले जाना। जैसे एक मूवी आपने देखी होगी, उसमें वो बोलता है कि शीतल से आपकी लड़ाई होने वाली, तो बोलता है कि यस शीतल से मैं लड़ूंगा। लेकिन वो सोचता है कि शीतल कौन है, पता नहीं, कोई लड़की आ रही होगी शीतल लड़ने के लिए। लेकिन कौन आता है? एक पहलवान आ जाता है, एक पहलवान अट्टा कट्टा तगड़ा मोटा आ जाता है, वो भाग जाता है फिर। तो ये बात समझ लेना कि जैसे इसके नाम में वीक है ना, तो इसको वीक मत समझ लेना। सबसे वीक तो ग्रेविटेशन है, उसके बाद में इसकी स्ट्रेंथ आती है। मतलब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। ये बात समझ आ गई ना आपको? फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसके बीच में लगती है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की थी, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। दोनों टाइप की हो सकती है। क्यों? क्योंकि मास तो सिर्फ एक टाइप का होता है ना, मास तो मास है, मास तो मास होता है। लेकिन ये चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यदि चार्ज दो टाइप के हैं तो फोर्स भी दो टाइप की, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगी? जब दो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे के पास आए, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो अट्रैक्शन होगा वहाँ पे, और नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा रिपल्सन। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ जानी चाहिए। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों टाइप की हो सकती है। नंबर 2, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। एक चार्ज आपके पास है और एक चार्ज मेरे पास है, तो ये इनके बीच में फोर्स लग जाएगी। और इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। ये बात समझ आ गई ना आपको कि ये किस टाइप की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है या कैसी फोर्स है। और ये लॉन्ग रेंज है, इसके लिए भी नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये लगती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इनके बीच में, न्यूक्लिनो में लगती है। न्यूक्लियन में ये दो पार्टिकल्स ही होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स नहीं लगती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता रहता है। यदि बाहर चक्कर लगाएगा तो वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, तो चक्कर लगाएगा तो उस पर ये फोर्स नहीं लगेगी। ये सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में लगती है। और ये होती है बच्चों चार्ज इंडिपेंडेंट। किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता, नो चार्ज। तो भले ही चार्ज हो चाहे नहीं हो, ये फोर्स तो लगेगी। और ये फोर्स कैसी होती है? अट्रैक्टिव इन नेचर, कोई रिपल्सिव नहीं, क्योंकि जब चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसे हो सकती है? ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, प्रोटॉन पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, न्यूट्रॉन पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। यदि ये बताओ
यदि ये फोर्स नहीं होती तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो लगनी चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो इस न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए था, टूट के बिखर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बना हुआ है ना अपनी पोजीशन पे। क्यों बना हुआ है? क्योंकि उनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तभी तो ये फोर्स इससे ज़्यादा होगी, तभी तो ये इसको बांध के रख पाएगा, और ऐसा होता भी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की जो रिपल्सिव फोर्स है वो इतनी ज़्यादा होती कि ये टूट के बिखर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब ये एक फोर्स है जो लगती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और हमेशा कैसी टाइप की होती है? हमेशा अट्रैक्टिव टाइप की होती है। ये बात समझ आ जानी चाहिए आपको, ये बात समझ में आ भी गई होगी। ये बात समझ आ गई ना? तो नेक्स्ट देखते हैं, मैं थोड़ा टाइम देखता रहता हूँ बीच में कि वो और ये चार्ज इंडिपेंडेंट मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में वही होगी जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये वैल्यू सेम। अब इनके फोर्स को थोड़ा वो देख लेते हैं कंपेयर करके। यदि ये 1 है, यदि ये 1 है तो ये होता है बच्चों 10⁻²। यदि ये 1 है तो ये 10⁻², और ये है 10⁻13, और ये 10⁻38। बात समझ आई? ये अपन इनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ यदि इसकी 1 है तो इसकी स्ट्रेंथ 1/100 है, ये बात समझ आ गई। और इसकी स्ट्रेंथ 1/10⁻13 है, और इसकी स्ट्रेंथ 1/10⁻38 है। तो इनकी स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसमें यदि 1 फोर्स लग रही है तो ये इसका 1/100 होगी, ये इसकी 1/10⁻13 होगी, ये इसका 1/10⁻38 होगी। क्या ये बातें जो मैंने आपको अभी तक बताई, क्या आपकी समझ में आई बच्चों? क्या आपकी समझ में आई? क्या आपकी समझ में आई? तो आ गई होगी, मैं ये मान लेता हूँ। मेरा काम है मानना और तुम्हारा काम जानना है, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम्हें समझ आया कि नहीं, ये तो तुम ही बता पाओगे, और वरना पछताओगे। तुमको है बताना, मुझको नहीं बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, समरी लिख देता हूँ इसकी, समरी कर देते हैं इसके। नंबर 1, व्हाट इज, नहीं साइंस से स्टार्ट किया ना आप। व्हाट इज साइंस? साइंस डेराइव हुआ है साइंटिया से, और साइंटिया वर्ड का मतलब होता है टू नो, और साइंटिया वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का। नंबर 2, फिजिक्स ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें किसकी स्टडी करते हैं अपन? नेचर की स्टडी करते हैं। नंबर 3, 2 फंडामेंटल फोर्सेस, और वी कैन से द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स कौन कौन से प्रिंसिपल थे? एक था यूनिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों को एक लॉ से समझा देना, यूनिफाई कर देना। दूसरा है रिडक्शनिज्म, यदि चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ना, रिडक्शनिज्म कर सकते हैं। ठीक है, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल, और पढ़ने के स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या स्कोप था, क्या क्या मतलब इसके अंदर पढ़ना होता है, और क्या क्या एक्साइटमेंट है, क्या क्या चीज़ आपको एक्साइट कर सकती हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चीज़ों के बारे में, नेचर के बारे में, आपके आसपास की चीज़ों के बारे में जान सकते हो, नई नई चीज़ें डेवलप कर सकते हो। ये चीज़ें आ गई, ये स्कोप हो गया, ये एक्साइटमेंट हो गया। अच्छा, स्कोप एक्साइटमेंट तो हो गए। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स की स्टडी 2 टाइप की हो सकती है, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में उन चीज़ों की स्टडी करी जाती है जो आंखों से दिख रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो लैब में हो सकती हैं। लैब से चलते हुए आप बड़े बड़े जो अर्थ वगैरह, प्लानेट वगैरह, बहुत सारे सन हैं, ये सब इनकी स्टडी भी कर दो, तो ये सब मैक्रोस्कोप के अंदर आएंगी।
और माइक्रोस्कोप में जो छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी, फोटोन की स्टडी, ये सारी जो स्टडी होती हैं वो माइक्रोस्कोप के अंडर आ जाएंगी। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं, मतलब सॉरी पढ़ा था, पढ़ते हैं नहीं, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बच्चों रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा, तो देख लेता हूँ। फिर उसके बाद में फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, कैसे नई, कभी फिजिक्स पढ़ते पढ़ते टेक्नोलॉजी बना देते हैं, कभी टेक्नोलॉजी की नीड फिजिक्स को जन्म दे देती है। ये बात समझ आई। लास्ट में पढ़े अपन ने फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि 4 टाइप के थे। तो ये आपके लिए समराइज कर दिया मैंने इसको, ये आपके लिए मैंने समराइज कर दिया। तो बच्चों थैंक यू सो मच। ये देखो समरी देख लो आप एक बार, पूरी समरी देख ली, तो अब थैंक यू बोलने का टाइम आ गया है मेरा। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे मत पूछना, तो सर किसी, अरे पूछ लेना, मजाक कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हो। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।